हम अपने पार्ट 2 में आज पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा? तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा रिलेशन क्या होता है और उसके डोमेन, रेंज, को डोमेन्स के बारे में हमने पढ़ा और पढ़ा हमने कि मैपिंग डायग्राम क्या होता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस पार्ट 2 में रिलेशन के हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैपिंग डायग्राम। तो टाइप ऑफ मैपिंग डायग्राम कहें या टाइप्स ऑफ रिलेशन कहें, बात एक ही है, लेकिन मैपिंग डायग्राम इसलिए क्योंकि टाइप्स ऑफ रिलेशन आगे चल के बहुत सारे हमने पढ़ने वाले हैं, तो हम एक मिक्स ना हो जाए कंसेप्ट, इसलिए हम एक जो नया नाम है इसका मैपिंग डायग्राम, उससे हम लोग समझेंगे इसका टाइप्स। ठीक है, तो ये इसका जो टाइप है पहला हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ मैपिंग डायग्राम। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला बेसिस पे इसका जो हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले जो बेसिस है तो उस बेसिस पे हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, और उसके बाद दूसरा जो बेसिस है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बेसिस पे बात करेंगे। उसके बाद ये दोनों कंसेप्ट होने के बाद तीसरा कंसेप्ट पे हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास। तो ये हम लोग का आज का फ्लो रहेगा। ये सबसे पहले हम बात करेंगे मैपिंग डायग्राम के बारे में, फिर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे हम इक्विवेलेंस क्लास का। ठीक है, तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैपिंग डायग्राम। तो पिछले लेक्चर में हमने मैपिंग डायग्राम तक तो बात किया था कि मैपिंग डायग्राम क्या होता है। एक मेथड होता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैपिंग डायग्राम कितने तरीके के होते हैं। तो मैपिंग डायग्राम जो होगा, टाइप्स ऑफ मैपिंग डायग्राम जो है, हमारे टाइप्स ऑफ मैपिंग डायग्राम है वो 4 तरीके का होता है। 1-1, दूसरा मेनी वन, तीसरा 1-2 मेनी, और चौथा मेनी। तो हम इसको अपने डायग्राम्स के मदद से समझेंगे कि ये 1-1 मेनी 1-1 मेनी और मेनी 1 क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स है मैपिंग डायग्राम की। तो इसलिए आपको दिख भी रहा होगा कि 3 मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया है जो हम लोग मैपिंग डायग्राम में बनाते थे। एक की कमी है तो एक हम यहाँ पे बना लेते हैं, और हम कुछ एलिमेंट को लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 एलिमेंट को लिखा और ABC, इसमें 3 एलिमेंट को लिखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सेट को A और इस सेट को हम B ले लेते हैं। तो 1 से 2 से 3 से 4 से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ABC में, या ऐसा भी हो सकता है रिलेशन कुछ ना हो। तो मैपिंग डायग्राम में यही तो करते हैं, हम देखते हैं कि किसके किसके साथ रिलेशन है और किसका किसके साथ रिलेशन नहीं है। ओके, तो हम देख लेते हैं, कुछ रिलेशन बना लेते हैं अपने हिसाब से। 1 से A गया, तो ये क्या है? ये हमारा 1-1 है। तो 1-1 कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा मैपिंग डायग्राम जिसमें इधर के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो केवल एक से किसी एक पे कनेक्ट हो। ठीक है, ये जो एक है इसमें एक ऐसा ना हो कि ये जो 1 है ये B से भी कनेक्ट हो, 1A से भी कनेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कहने का मतलब है, 1-1 कहने का मतलब ये है कि जो इधर का एलिमेंट होगा, ठीक है, और इधर का एलिमेंट होगा, तो केवल वो एक से एक ही कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे जो ये A है, जब 1 से कनेक्ट हो गया तो ये 2 से नहीं कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक से कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब देखिए, अब इधर का बात करें तो जब ये 1A से कनेक्ट हो चुका है, मतलब एक से कनेक्ट हो चुका है, तो अब दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। वैसे ही अगर 2 को हम C से कनेक्ट कर दें तो 2 और किसी से कनेक्ट नहीं होगा, इससे और किसी से कनेक्ट नहीं होगा, और C किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ एलिमेंट छूट जाए, इसमें कुछ एलिमेंट छूट जाए, लेकिन 1-1 कहने का मतलब ये है
कि जो फर्स्ट सेट है हमारा उसका एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक आउटपुट, माने यूनिक रिलेशन हो, ठीक है। तो और वैसे ही एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ यूनिक रिलेशन इन ए, ओके। तो इसका प्रत्येक का एक से, इसके प्रत्येक का एक से, तो ये तो 1 1 हो गया। अब हम देखते हैं जब तीनों हम चारों बात कर लेंगे तब आराम से हम समझ सकते हैं इनका डिफरेंस क्या है। तो आइए 1 1 तो देख लिए, अब हम बात करते हैं मेनी वन का। मेनी वन से क्या मतलब है, तो वह यही बनाएंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 4 ABC, ये दिख रहा होगा आपको। तो मेनी वन कहने से मतलब ये है कि जो इधर वाला है, इस साइड वाला, वो जो यहाँ पे कई एलिमेंट हैं वो एक पे जा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि 1 बी पे गया तो 2 भी बी पे जा सकता है, लेकिन 2 से और कोई एरो नहीं निकलेगा। मतलब कि अगर एक बार ये किसी से अटैच हो गया तो दूसरे बार किसी और से अटैच नहीं होगा, लेकिन ये अटैच हो सकता है क्योंकि मेनी वन है, कई सारे का एक पे जाएगा। ये था कि एक से केवल एक पे जाएगा, और ये है कई सारे का एक पे जाएगा। मेनी से वन मतलब ए से बी पे जा रहा है, तो कई सारे का एक पे, ये हो गया मेनी वन, ओके। और ये भी ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो, एक कोई और एलिमेंट हो जो एक से कनेक्ट है, लेकिन ऐसे इससे मतलब एक बार फेल कर गया मेनी 1 1 का कंडीशन, तो वो मेनी वन होगा, ठीक है, इस कंडीशन में। अब हम बात करेंगे तीसरा क्या है हमारा, 1 to many। 1 to many कहने का मतलब ये है कि अब ऐसे आएगा, अब हम उस साइड खड़े हो जाते हैं, तो अब इस साइड खड़े हो गए, तो अब हम कहने का मतलब है कि इधर से कई सारे का एक पे, जैसे ए का बी का, ऐसे कई सारे का एक पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, लेकिन इधर के एलिमेंट जितने भी हैं वो एक से केवल एक पे कनेक्ट है। जैसे ये इससे कोई और नहीं कनेक्ट होगा, मतलब ये एक बार 2 से कनेक्ट हो गया तो और किसी से नहीं कनेक्ट होगा। वैसे बी 2 से कनेक्ट हो गया तो और 1 3 4 से कनेक्ट नहीं हो सकता है। ये कंडीशन है 1 से मेनी का, ओके। अब हम बात करेंगे कि ये 1 मेनी और मेनी वन में डिफरेंस क्या है। तो 1 मेनी का मतलब ये होता है कि जो बी सेट है, बी सेट के जो एलिमेंट है, बी सेट का जो एलिमेंट है उनसे केवल यूनिक एलिमेंट ऑफ ए कनेक्ट हो सकता है। ये जो ए है उसका कोई एक एलिमेंट ही कनेक्ट हो जाए, जैसे ए से 2 कनेक्ट है, बी से भी 2 कनेक्ट है, और कोई नहीं कनेक्ट है। लेकिन जब हम मेनी वन का बात करते हैं तो ये होता है जो सेट ए है, जो सेट ए है उससे उसका जो एक एलिमेंट है उससे कोई इसका यूनिक एलिमेंट ही कनेक्ट हो सकता है। 1 से एक बी कनेक्ट हो गया, ये नहीं होगा। ये था 1 to many। अब हमारा जो लास्ट आता है वो है मेनी। तो अब बात समझ में आ ही गया होगा। मेनी कहने का मतलब कि दोनों तरफ से मेनी आ सकते हैं, इधर से मेनी आ सकता है, उधर से मेनी आ सकता है। जैसे 1 2 3 4 ABC, जैसे 1 से ए गया, 1 से बी भी गया, ओके। और यहाँ से बी से 1 से बी आया है और बी से 3 पे भी गया। ये दिख रहा है आपको, इसको तीर ये गलत लग गया, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, इसको ऐसे ही लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 से 2 पे जा रहा है, जो 1 है वो 2 पे भेज रहा है, और साथ में जो ये कनेक्ट है जिससे 1 बी से कनेक्ट है तो बी वाला भी 2 पे जा रहा है। इसमें ये नहीं है कि कोई मेनी वन है तो कोई वन मेनी नहीं है, इसमें दोनों है। मतलब मेनी वन भी है, 1 मेनी भी है। मतलब कि इसके एक से कई सारे जुड़े हुए हैं, एक से ऐसे कई सारे जुड़े हुए हैं। और इसके मेनी वन का भी कंसेप्ट फॉलो कर रहा है ये, मतलब मेनी वन तो है ही, साथ में 1 मेनी भी है कि इसके एक से कई कनेक्ट है और इसके एक से कई कनेक्ट है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा मेनी का। तो ये बात समझ में आया होगा आपका कि ये 1 1 क्या होता है कि एक से एक पे, मैंने दोनों में जो हो, जो एलिमेंट हो एक से एक ही पे कनेक्ट हो, और मेनी वन में हो कि कई सारा जो है एलिमेंट ए का वो जाके किसी एक पे भी कनेक्ट हो सकता है बी में। तो ये हो सकता है नहीं, होगा ही, जब होगा तो ही हम कहेंगे वो मेनी वन है। लेकिन तीसरा जो हमारे कंडीशन है 1 to many, तो बी साइड से
कई सारा एलिमेंट अगर किसी एक एलिमेंट पे आ जाता है तो उसको हम कहते हैं वन मेनी, ठीक है। और अगर दोनों ओर के जो एलिमेंट हैं वो कई, जैसे 1 और 3 का हम लिए हैं, 1 3 बी पे भी जा रहा है और बी जो है 1 3 किस पर जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, मतलब मेनी 1 हो गया। आप देखिए ए बी जो है 1 पे आ रहा है तो 1 मेनी हो गया। तो ये दिख रहा है आपको कि मेनी 1 और 1 मेनी है, इसलिए मेनी मेनी है। तो हमको बात समझ में है कि अगर कोई भी मेनी मेनी होना है तो मेनी 1 और 1 मेनी दोनों होना चाहिए, तो ही वो मेनी मेनी होगा। ओके, मेनी मेनी। ओके, तो ये तो था हमारा कंसेप्ट मैपिंग डायग्राम का कि टाइप्स ऑफ मैपिंग डायग्राम कितने और कैसे ये होते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन का पार्ट ए, टाइप्स ऑफ रिलेशन का पार्ट ए। मैपिंग डायग्राम तो हो चुका, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन का पार्ट ए। तो पार्ट ए में हम बात करेंगे क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पटी रिलेशन। फिर बात करेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। फिर बात करेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। इसको बात करने से पहले एक बात जानना जरूरी है। जैसे हमने पिछले ही टॉपिक में बात किया था कि कोई भी रिलेशन है वो फर्स्ट दिखाया होगा कि वो कहाँ से कहाँ तक है, आर फ्रॉम ए टू बी होना चाहिए। तो अगर ये रिलेशन आर जो है वो फ्रॉम ए टू ए है तो जो आने वाले जितने भी रिलेशन है तो ही डिफाइन हो सकते हैं। ओके, जैसे ये एम्पटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, तो हम लोग बात इसी पे करने वाले हैं। आर फ्रॉम ए टू ए हो सकते हैं इस पर भी डिफाइन हो, लेकिन हम जितने भी अब कंसेप्ट पढ़ेंगे इसी पढ़ेंगे आर फ्रॉम ए टू ए पे, क्योंकि आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सब इसी पे होता है। तो वो लिखा कैसे होता है हमारे बुक्स में, अब ये 12 का कंसेप्ट चालू हो चुका है। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है, ये 12th का कंसेप्ट है सब। आर जो हमारा आर फ्रॉम ए टू ए है, तो आर जो है ऑन सेट ए जो है, आर जो है वो फ्रॉम ए टू ए है, जिसका मतलब ये है आर ऑन सेट ए। तो जो हमारा आर है वो ए से ए पे जाएगा, मतलब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर सच डैट फ्रॉम ए टू ए, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो हम पहले अपने एम्पटी रिलेशन पे आते हैं कि एम्पटी रिलेशन क्या होता है। तो कोई भी ऐसा रिलेशन मान लीजिए ए क्रॉस बी ही सपोज कर लीजिए है हमारे पास, ए क्रॉस बी से हमने कोई रिलेशन फाइंड किया आर और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्पटी रिलेशन। अगर ए क्रॉस बी से हम एलिमेंट जितने भी ऑर्डर पेयर फाइंड किए सबको सेट के अंदर ले लिए, तो आर से जितना भी फाइंड किया उसको सबको सेट में ले लिया, तो सबको ले लिया तो ए क्रॉस बी ही बन गया ना। तो इसलिए ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो कोई कहेगा यूनिवर्सल रिलेशन क्या है फ्रॉम ए टू बी में, तो ए क्रॉस बी, फ्रॉम ए टू ए में कहेगा तो ए क्रॉस ए होगा। तो जैसे हमको दिया है, हम लोग मेनली बात किस पर करने वाले हैं, ए से ए पर, लेकिन हम इसमें जनरल फॉर्मेट में बात कर लिए कि ए से बी पर है, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो अगर ए से ए पे है तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। ओके, अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से आइडेंटिटी रिलेशन से अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशन का क्या मतलब है, तो कोई भी रिलेशन आर उसके जितने भी एलिमेंट हैं आर इक्वल टू, तो एक्स वाई सच डेट x इक्वल टू वाई फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू a। अगर r ऑन सेट a कोई रिलेशन है जो कि r ऑन सेट a है, मतलब r जो डिफाइन हो रहा है वो a से a में है, तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर के
इस तरीके से हो केवल। जैसे हमारे पास 1 2 3 एक ए सेट है, इससे हमने ए क्रॉस ए कोई फाइंड किया, तो इससे जो एक सबसेट बनेगा आर, जो इसका सबसेट होगा वो क्या होगा, तो ये होगा आर जो होगा वो हमारा 1 1 2 2 और 3 3। केवल यही हो सकता है। अगर ये होगा एग्जैक्टली तो ही हम कहेंगे कि क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। इसके अलावा अगर ऐसा हो जाए 1 2 साथ में जुड़ जाए तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर सपोज कर लीजिए इसमें से कोई एक एलिमेंट को हटा दिया जाए तो भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उनका पेयर जितना भी पेयर है 1 2 3 सबका पेयर होना ज़रूरी है उनके ही साथ, तो 3 3 होना भी ज़रूरी है। ये हमारा कंसेप्ट हुआ आइडेंटिटी रिलेशन का। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब हम बात करेंगे अपने पार्ट बी पे। तो हमारा पार्ट बी आने वाला है। पार्ट बी, अब हम पार्ट बी पे चलेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है। तो इसमें हम कितने रिलेशन पढ़ेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा पढ़ेंगे हम सिमेट्रिक, तीसरा पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, चौथा पढ़ेंगे हम इररिफ्लेक्सिव, पांचवा पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक और एंड फिफ्थ यहाँ पे कर देते हैं एसिमेट्रिक। और इन तीनों को मिला के बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम कितने रिलेशन पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, चौथा इररिफ्लेक्सिव, पांचवा एंटी सिमेट्रिक, छठवां एसिमेट्रिक और सातवां जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आइए अपने हम रिलेशंस के जो टाइप्स हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। तो अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे देख लेते हैं कि यही फ्लो बरकरार रहेगा कि आगे कुछ और भी टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक आज का ओके, तो हमारा यही टॉपिक बस बचा हुआ है, फिर इक्विवेलेंस क्लास है। तो हो सकता है इक्विवेलेंस क्लास को हम पार्ट 3 जो ट्रिक्स वाला वीडियो है उसमें डील करें, क्योंकि ये क्लास हमको लग रहा है ये बड़ा होने वाला है। तो ठीक है, तो हम इसको हो सकेगा ट्रिक्स के क्लास में हम इक्विवेलेंस क्लास को डिस्कस कर लेंगे ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हमारा आर कहाँ से होना चाहिए, आर इन सेट ए होना चाहिए। आर इन सेट ए मीन्स आर डिफाइंड फ्रॉम ए से ए में ही होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब है, तो अगर कोई हमारे पास सेट ए है और उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं, तो एक रिलेशन आर जो कि सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है, आर क्या होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, सच डैट आर इक्वल टू एक्स एक्स, सच डैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब कि हमारे पास कोई भी रिलेशन एक आर हो, ठीक है, तो कोई भी अगर रिलेशन आर हो, अगर इस तरीके से है कि एक्स एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए से, और सपोज कर लीजिए ऐसे नहीं हम लिखते हैं, हमारे पास ऐसे लिखे हैं
कि आर कोई एक रिलेशन है जो कि सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो आर में ऐसे एलिमेंट हो कि वो फुलफिल कर द कंडीशन एक्स एक्स का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जो ये एक्स एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। तो सपोज के लिए मेरे पास एक सेट ए है, उसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं। जब ये 1 2 3 एलिमेंट हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो हमको एक्स एक्स का पेयर चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 पेयर चाहिए, ये तो होना ही मस्ट है। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर है उसमें 1 1 2 2 3 3 ये एलिमेंट पहले आ चुके हैं, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुका है। लेकिन जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में हमने बात किया था कि केवल यही होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होने चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो है और भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे 1 2 2 3 और जो भी मन करे जो ए क्रॉस ए में आ रहे हैं वो इसमें हो सकते हैं, लेकिन ये होना मस्ट है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये होना जरूरी है। तो ही हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया कि अगर कोई भी हमारे पास एक रिलेशन है जिसका ऑर्डर पेयर, वो सारे ऑर्डर पेयर जो कि सेम आइडेंटिकल फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के साथ हैं वो होने चाहिए, उसके बाद जो भी एलिमेंट आते हैं साथ में वो हों, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात करेंगे दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो गया? तो सपोज करिए हमारे पास कोई सेट आर है सच दैट ए बी सच दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन आर है और उसमें अगर ए बी कोई एलिमेंट है उस आर में बिलोंग करता है, तो वो इम्प्लाई करेगा कि बी ए भी जो हो वो आर में बिलोंग करे। मतलब कि एक रिलेशन हो कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो मस्ट है कि बी ए बिलोंग करना चाहिए, उस रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तो इम्प्लाइज डेट बी ए बिलोंग्स टू आर। तो सेट ऑफ ऑल ए बी सच डेट ए बी, इसको ऊपर वाले मिटा देते हैं पहले, देखिए हाँ। तो अगर कोई भी रिलेशन आर है तो उस आर में अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करता है और उसके साथ में बी ए बिलोंग करता है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे ऊपर का एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 हम ले लिए, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए एक रिलेशन ले लिए 1 2 3 का, ये वाला इसी का, तो इसमें अगर हम 1 2 लेते हैं तो अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन है तो इसमें 2 1 भी होगा। आप सोचेंगे कि 1 1 है तो इसका करस्पॉन्डिंग पेयर 1 1 है ही साथ में, तो 1 1 है ही। अगर 3 2 लिखते हैं तो 2 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए 1 3 एलिमेंट हम नहीं लिखते हैं तो हमको 3 3 1 नहीं लिखना है। अगर 1 3 नहीं लिखते हैं तो हम 3 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही हमारे सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन है, ठीक है, कि अगर ए बी बिलोंग करेगा आर से तो ही बी ए बिलोंग करेगा आर से। ये हमारा कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशन का। ओके, बात समझ में आया? तो ये तो हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई भी रिलेशन आर हो इन सेट ए, ठीक है, तो हमारा कंडीशन ये है कि अगर ए बी बिलोंग करे आर से
एंड, साथ में एंड लिखा है मतलब और, BC बिलोंग करे R से, तो इम्प्लाई हो कि AC बिलोंग करे R से। ये कंडीशन फुलफिल करता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है और ये करता है तो ही हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव कि अगर कोई R जो है रिलेशन वो सेट A में है, इस तरीके से है कि उसमें AB R में है और साथ में BC भी R में है, तो हम कहेंगे AC R में होगा। अगर वो ट्रांजिटिव है तो AB R में है, BC R में है, तो हम कहेंगे कि AC भी R में होगा। ठीक है, जैसे A B के बाद क्या आएगा C, तो ये है, तो ये वाला और ये वाले का पेयर भी साथ में होगा, तो उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सपोज करिए कि ये AB तो है लेकिन BC नहीं है, तो AC भी नहीं होगा, ये जो AC है वो भी नहीं होगा। ऐसा कोई रीजन है? हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर AB है और BC नहीं है तो क्या ज़रूरी है कि AC हो? तो हो सकता है AC हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो भी ट्रांजिटिव हम कहेंगे। अगर AB है, सपोज कर लीजिए AB और AC दोनों साथ में हैं लेकिन BC नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। तो अगर AB है और BC है तो AC का होना जरूरी है। अगर AB है BC जो है हमारे पास नहीं है तो जरूरी नहीं है कि AC होगा ही, ऐसा हो सकता है AC ना हो या AC हो। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो वही 1 2 3 का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक सेट बनाते हैं R 1 2, फिर हम लिखते हैं 2 3, तो ये हमारे पास 1 3 आ गया। ओके, ये हमारा एक हो गया। ये जो रिलेशन बना है ये तो हमको पता चल गया है, ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 2 है, 2 3 1 3 है। लेकिन अब हम बनाएंगे दूसरा। अब सपोज के लिए 1 2 है, ये R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। 1 2 है, 2 3 नहीं है और इसमें 1 3 है, तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है, मतलब 2 3 नहीं है। अगर 2 3 होता तो अगर हम कहते कि 1 3 है तो भी कहते ट्रांजिटिव है, लेकिन 2 3 नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर 1 2 है 1 3 है तो भी हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये इसको फेल नहीं करा इस कंडीशन को। ये कहता है कि अगर AB है BC है तो AC होना चाहिए, तो इसमें AB है BC नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव है ये। अगर ये दोनों हो तो वो होना जरूरी है, लेकिन इन दोनों ना होने के बावजूद भी ये है, तब तो ट्रांजिटिव है ही। लेकिन R3 कंडीशन 1 2 है केवल, और 1 3 भी नहीं है और 2 3 भी नहीं है, मतलब ये वाला भी नहीं है ये वाला भी नहीं है, तो क्या ट्रांजिटिव है? बिल्कुल है। ट्रांजिटिव होने का कंडीशन यही है कि अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना जरूरी है। अगर 1 2 है 2 3 नहीं है तो 1 3 का कोई कार्य नहीं है यहाँ पे। तो जब हमारे पास ऐसा लिखा हो तो ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। तो अब आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ कि ट्रांजिटिव क्या होता है। तो इतना आसानी से हमने समझाया इसको, और इसमें कुछ ऐड हम करते हैं जिससे और भी क्लियर हो आपका डाउट। तो सपोज के लिए इसके अंदर 1 1 डाल दिया हमने, तो अब 1 1 डाल दिया, तो अब बताइए ये है कि नहीं। तो 1 1 डाल दिया तो देखिए ये 1 है, तो 1 1 है, फिर 1 2 है, तो इसका मतलब 1 2 भी होगा, तो 1 2 है ही खुद, तो ये भी क्या है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब कि अगर हम इसमें कोई भी रिफ्लेक्सिव जो हमारे पास जो 1 1 2 2 और 3 3 के पेयर है, अगर इसमें हम डाल देते हैं उसे ट्रांजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं करता है ये। तो ट्रांजिटिव के अंदर अगर ये डाल भी देते हैं तो ये ट्रांजिटिव को बरकरार रखता है, इसलिए हम कहते हैं इसको ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका डिफिनेशन ये है कि अगर AB बिलोंग करे R से एंड BC बिलोंग करे R तो हम कहेंगे कि AC बिलोंग कर रहा है R से। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको हम नहीं कहेंगे। हो सकता है वो हो, लेकिन ये नहीं है तो वो हो तो चलेगा, लेकिन अगर ये है और वो नहीं है तो ट्रांजिटिव हम नहीं कर सकते हैं। कुछ बात समझ में आए? कहने का मतलब है कि AB हो, ठीक है, और BC हो लेकिन AC ना हो तो हम कहेंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन AB हो
बी सी ना हो और ए सी हो तो ट्रांजिटिव है ही, ठीक है। लेकिन अगर ए बी हो, बी सी हो और ए सी भी हो तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव तभी भी है। समझ में आया? ये इसका डिफिनेशन है। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है? ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आर सच डेट 1 1 2 2 3 3। तो अब ये एक एग्जांपल हो गया। और लिखते हैं R2 1 1 2 2 3 3 1 2, एक ये एग्जांपल हो गया। फिर R3 लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है। फिर अब देखते रहिए कि हम आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस है, और इसमें पूछेंगे रिफ्लेक्सिव कौन है, सिमेट्रिक कौन है, ट्रांजिटिव कौन है, सब इसमें रहेगा। चौथा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। तो अब हमें आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम तीनों को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव है तो R है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 भी है, इसलिए सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव 1 1 है उसके बाद वाला कुछ नहीं है, 2 2 है उसके बाद वाला कुछ नहीं है, 3 3 है उसके बाद वाला कुछ नहीं है, मतलब ए बी है लेकिन उसके बाद वाला बी सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव का कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब इसमें रिफ्लेक्सिव है, देखते ही पता चल गया, तो आर लिख दिए। अब देखते हैं सिमेट्रिक 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखते हैं 1 1 है 1 2 है तो 1 2 भी होगा, 1 1 है 1 2 है तो 1 2 भी होगा, तो 1 2 है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमको पता चला रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3, ये हमारा रिफ्लेक्सिव कंडीशन फुलफिल। 1 2 है 2 1 है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए 1 2 है और 2 2 है, ठीक है, तो 1 2 होना ज़रूरी है। जैसे 1 2 है और 2 2 है, तो ये 1 2 फिर 2 2, तो इससे क्या बनता है 1 2 बनता है जो कि है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये वाला ये नहीं है। फिर ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन क्योंकि तीनों को फुलफिल कर रहा है। फिर चौथा 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव 1 2 2 3 1 3, इसमें देखिए 1 2 है 2 3 है 1 3 भी है, तो ये तो ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, तो ये सिमेट्री का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो ये दोनों R1 और R3 केवल इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं तो और सब कोई सिमेट्रिक नहीं है तो कोई ट्रांजिटिव नहीं है। ये था हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक जो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक कोई भी रिलेशन R इन सेट ए हो, R इन सेट ए हो, तो अगर ए बी बिलोंग करता है
आर से, आर में, तो इम्प्लाई करेगा कि बी ए बिलोंग करे आर में, सच डेट इफ एंड ओनली इफ लिखना सही है, केवल और केवल तब जब ए इक्वल टू बी हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन आर है, उसमें 1 1 2 2 और 3 3 है, तब तो चल जाएगा, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 है, 2 1 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है, तब तो चल रहा है। ये कंडीशन कि वह ए बी है तो बी ए है, मतलब जब कब, जब ए इक्वल टू बी है तब तो चल रहा है। लेकिन तब ये हम कह सकते हैं एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें 1 2 और 2 1, तो ये, और फिर लिखें 1 1, फिर लिखें 2 3, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो आपको दिख रहा है कि 1 2 है 2 1 है, तो ये यहाँ पे एक सिमेट्रिक का कंडीशन दिखला रहा है। तो ये तो पता चल गया कि ये तो सिमेट्रिक यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, इसका मतलब एक कंडीशन में फेल किया तो सिमेट्रिक से गया। अब हम एंटी सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 1 है एक कंडीशन, तो 1 1 होना ठीक ही है। 1 2 है 2 1 है, ये नहीं चलेगा। जब हम कब क्या करें कि जब 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, कि क्या यहाँ पे करें ए बी है तो बी ए होना चाहिए, कब, ए इक्वल टू बी। लेकिन यहाँ पे ए बी है तो बी ए भी है, कब, ए नॉट इक्वल टू बी पे, ए नॉट इक्वल टू बी पे। तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी ना हो, एंटी सिमेट्रिक भी ना हो, ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशन हो एंटी सिमेट्रिक भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। समझ में आया? तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का। अगर इसमें एक और जोड़ देते हैं 1 2, तो अब दिख रहा होगा कि आपके पास 1 2 है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं क्या ये चीज़ चलेगा। तो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, चल जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब लास्ट एंड लीस्ट एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक रिलेशन, ट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो लिखते हैं पहले कंडीशन। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाई कर रहा है कि बी ए जो है वो बिलोंग ना करे आर से। पिछले वाले में था एक कंडीशन में कर सकता था, कब, ए इक्वल टू बी पे। इसमें ए इक्वल टू बी पे भी नहीं कर सकता है ये। जैसे अगर हम आर लिख दें 1 1, तो ये एसिमेट्रिक कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 1 है तो फिर 1 1 है। तो जैसे 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाई कर रहा है 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से। ये इसलिए हम कह सकते हैं ये एसिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर हम आर इक्वल टू 1 2 लिखें तो ये होगा एसिमेट्रिक। तो बात समझ में आया कि अगर ऐसा कुछ लिखते हैं जिसमें ए बी हो तो बी ए ना हो, तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक रिलेशन। तो हम एक बार देख लेते हैं कि एसिमेट्रिक क्या है, एंटी सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक क्या है। तो सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 है ही। तो वैसे ही अब तो ये हो गया सिमेट्रिक का कंडीशन। अब बात आता है एंटी सिमेट्रिक का। एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक में क्या था कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाई करेगा बी ए बिलोंग करेगा आर से, कब, जब ए इक्वल टू बी हो। इफ़ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब ए इक्वल टू बी हो तो ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो और किसी कंडीशन में नहीं होगा। जैसे अगर आर इक्वल टू 1 2 लिख दिया है और 1 1 लिख दिया है, तो ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या ये एसिमेट्रिक है, तो नहीं है, क्योंकि 1 1 है। तो 1 1 है, इसका मतलब ये एसिमेट्रिक नहीं है। लेकिन 1 2 केवल लिखा है या यहाँ पे लिख दिया 2 3, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है, और 2 3 है तो 3 2 नहीं है। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर को अब हम करने जा रहे हैं समाप्त, क्योंकि हमारा जो टाइप्स था रिलेशन का वो लगभग हो चुका है कंप्लीट। जो कि हमने बात क्या किया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, फिर इक्विवेलेंस, फिर एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एक बचा है इरिफ्लेक्सिव, बच गए, एक बचा था अभी, इरिफ्लेक्सिव। इरिफ्लेक्सिव
रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन है? तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वो क्या होंगे? इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहना सही है? तो आइए देखते हैं। तो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो सच दैट ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। जो ए है होगा वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है, अगर ए नॉट इक्वल टू बी होता है और ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो जितना इसका जो सेट बनेगा आर आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू बी, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? इरिफ्लेक्सिव। ठीक है, जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होंगे उनको हम कहेंगे इरिफ्लेक्सिव है। जैसे कि वही वाले पिछले वाले का केस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं, कुछ चीज़ अभी छूटा है, एकदम वो नहीं कर सकते। जैसे अगर 1 1 है, जो हम पिछले टॉपिक को दोहराए हैं कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं वो इरिफ्लेक्सिव है, तो ये कहना गलत है। क्यों गलत है आप देखते हैं वो। जैसे 1 1 1 2 ले लेते हैं, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है? मतलब रिफ्लेक्सिव है? तो नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 2 3 3 नहीं है। अब हम पूछें कि आपसे कि ये रिफ्लेक्सिव है इरिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 1 बराबर हो गया ऑर्डर पेयर का एलिमेंट, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं। तो ये कहना कि जो रिफ्लेक्सिव होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, जो मतलब जो बचे हुए जो हमारे रिलेशन है वो इरिफ्लेक्सिव होंगे, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे तो ये कहना गलत है। क्योंकि पिछली बार हमने इसलिए कहा कि आप लोग का मैं थोड़ा सा जानना चाहता था कि आप लोग यही सोचते हैं। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो ये सोचना गलत है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है ऐसा कहना एकदम गलत है कि वो इरिफ्लेक्सिव होंगे। आपने एग्जाम्पल देख लिया। तो अब इरिफ्लेक्सिव का क्या एग्जाम्पल होगा? तो इरिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल होगा 1 2 2 3, ये सब एग्जाम्पल होंगे इरिफ्लेक्सिव रिलेशन के। तो अब हम लगभग, अब तो मेरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम यहीं पे हम अपने टॉपिक को करेंगे समाप्त। थैंक यू।